हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू एट द प्लेटफॉर्म ऑफ मंडेरियन एकेडमी। जो हमारी GS2 की टेस्ट सीरीज चल रही है, उस टेस्ट सीरीज में एथिक्स का फुल लेंथ का पेपर हुआ था। और आप जानते हैं कि एथिक्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका है हमारे इस RAS मेंस के एग्ज़ाम में और इवन UPSC के एग्ज़ाम्स में भी। तो यहाँ से जो क्वेश्चंस हैं उसकी जो अंडरस्टैंडिंग होती है उसको आप फॉलो करें। डिटेल आप एक बार आंसर की में जो हमने प्रोवाइड की उसको पढ़ सकते हैं, जो ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी गई है। अदरवाइज़ जो हम यहाँ पे कुछ एडिशनल पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, किस प्रकार से आपको अप्रोच करनी चाहिए थी, और जिन्होंने आंसर्स लिखे हैं, सबमिट किए हैं, और कुछ लोगों की जिनकी रिक्वेस्ट थी वो 1-on-1 इंटरेक्शन के अंदर भी फीडबैक ले चुके हैं। यहाँ पे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि एड ऑन पॉइंट्स के लिए आप इसको फॉलो करें, और ताकि जो एथिक्स के अंदर एक स्कोर होता है हम जिसमें हैच कर सकते हैं, लीड ले सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अपनी जो तैयारी है उसको और इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे 2 मार्कर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले 2 मार्कर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे 15 वर्ड्स में लिखना होता है, जैसे कि आपको पता है। तो यदि आप 2 मार्कर में देखें, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट टीचिंग्स ऑफ स्वामी विवेकानंद आर मोस्ट रिलेवेंट टुडे एंड वाई। तो यहाँ क्या पूछा गया, एक तो बात करी इन्हें स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं के बारे में, उनकी टीचिंग्स, और वो ऐसी कौन सी हैं जो मोस्ट रिलेवेंट है और क्यों है। हालांकि 2 मार्कर के अंदर काफ़ी बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया गया है, फिर भी हम यहाँ पे इसको डील करते हैं। तो देखो, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे सिलेबस के अंदर क्लियरली मेंशन है कि जो ग्रेट लीडर्स रहे हैं, जो फिलोसोफर्स रहे हैं, उन फिलोसोफर्स की शिक्षाएं हैं वो हमारे इसका सिलेबस का पार्ट है। तो स्वामी विवेकानंद जी भी उसी श्रेणी में आते हैं। तो आपको ये देखना है कि उनकी कौन सी शिक्षाएं हैं। यदि हम नॉर्मली उनकी जो बातें करें, उनकी जो टीचिंग्स है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा सबसे इम्पॉर्टेंट जो उनकी टीचिंग है वो है हमारा आध्यात्मिक मानववाद। यानी कि उन्होंने स्पिरिचुअल ह्यूमनिज्म की बात की है। ये उनकी सबसे बड़ी टीचिंग थी। रविंद्रनाथ टैगोर हैं, उनके बारे में भी यही कहा जाता है कि उन्होंने भी आध्यात्मिक मानववाद की बात की थी, परंतु स्वामी विवेकानंद के बारे में भी ये बात बोली जाती है। तो उनकी एक इंपॉर्टेंट टीचिंग क्या है, स्पिरिचुअल ह्यूमनिज्म है। और जानते हैं कि वो जो हमारी अद्वैत की फिलॉसफी है, उस फिलॉसफी में उनका बिलीव था, वेदांत के अंदर उनका विश्वास था, और उन्होंने इन्हीं शिक्षाओं को अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज के अंदर यूज़ किया, प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ किया। और प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करते हुए उन्होंने जो महिलाएं हैं, यूथ है, जो गरीब हैं, और समाज के विभिन्न लोगों को ये कहा कि सर्विस टू मैन इज़ सर्विस टू गॉड। यानी कि उनका ये कहना था कि आपको यदि भगवान की सेवा करनी तो आप मनुष्य की करें, जो भूखा है उसको आप खाना दें, जिसके पास ज्ञान नहीं है उसको ज्ञान दें। तो ये सारी की सारी बातें किसने करी थी, स्वामी विवेकानंद ने करी थी। मैं आपको नॉर्मल उनकी शिक्षाएं बता रहा हूँ यहाँ पे। अब आप इन्हीं शिक्षाओं को अपने हिसाब से कोट कर सकते हैं। जैसे स्पिरिचुअल ह्यूमनिज्म है, ये हो गई एक उनकी, जो आप जानते हैं कि उनका इक्वालिटी को लेकर के एक आइडिया था, उसके बारे में आप मेंशन कर सकते हैं। ये तो उनकी कुछ शिक्षाएं होगी। अब बात क्या है कि आज कैसे रिलेवेंस है और क्यों है, ये बताना है। तो आप क्या कर सकते हैं, कोई भी एक उठा लेते हैं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं कहूँ, इक्वालिटी की बात करते हैं, उन्होंने समानता की बात करी थी। तो हम उनकी इक्वालिटी की जो अगर बात करें वो लेके आते हैं। और इक्वालिटी में हमने देखा, उन्होंने कहा कि जो महिलाएं हैं, उन महिलाओं को आप समाज में भागीदारी के अंदर लेके आएँ, और भागीदारी में जब आप लेके आएंगे तो महिलाएं स्वयं के लिए खुद निर्णय करेगी, और आपको उनके लिए कोई निर्णय लेने का ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आज कैसे रिलेवेंस है, आज हम जानते हैं कि जो स्वामी विवेकानंद ने बात करी थी, वही बात आज हम वुमेन एम्पावरमेंट के रूप में बात कर रहे हैं। तो जो वुमेन एम्पावरमेंट का कंसेप्ट है, जिसकी आज एक सतत आवश्यकता है हमारी इकोनॉमी के लिए, हमारे समाज के लिए, तो ये जो कंसेप्ट है वो स्वामी विवेकानंद की इक्वालिटी, जो महिलाओं को लेकर समानता की उन्होंने बात करी थी, उससे आता है। और उन्होंने ये कहा था कि यदि महिलाएं शिक्षित होगी तो वो एक पूरे परिवार को संपन्न कर सकती है। तो वही कंसेप्ट है वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के, जिसको लेकर के गवर्नमेंट है वो रिजर्वेशन की पॉलिसीज़ भी लेके आ रही है। तो ये सारी चीज़ें आज हमारे लिए रिलेवेंस है। और रिलेवेंस क्यों है कि जब वुमेन एम्पावरमेंट होगा तभी समाज का एक सर्वांगीण विकास हो सकता है। दूसरा उनका एक इम्पॉर्टेंट, यदि आप देखें तो उनका ये था
कि जो उन्होंने अद्वैत वेदांत से सीखा था चीज़ों को, उन्हीं स्पिरिचुअल ह्यूमनिज्म को उन्होंने अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज में लेके आए। और क्या उन्होंने कहा कि रिलीजन का काम सिर्फ ये नहीं है कि वो आपको ये बताए कि आपको किस प्रकार से मोक्ष की प्राप्ति होगी। उनका ये भी कहना था कि रिलीजन एक प्रकार से आपको एक उम्मीद की किरण देता है, आपको एक होप और एक ताकत देता है, जिससे आप समाज के सभी लोगों का विकास कर सकें, ना सिर्फ अपने बारे में सोचें। क्योंकि धर्म कभी भी किसी आपस में भेदभाव नहीं करता है। आज वर्तमान प्रासंगिकता ये है कि आप जानते हैं जिस प्रकार से युद्ध चल रहे हैं यूक्रेन और रशिया के बीच में, इजराइल वाली कंडीशन में, तो वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, मानववाद वहाँ पर शर्मसार हो रहा है। तो इस मानववाद के उद्धार के लिए आप यहाँ पे स्वामी विवेकानंद की जो हमारी शिक्षाएं थी, जो उनका मानववाद को लेकर के विचार था, उसकी आज हमें आवश्यकता है। क्योंकि इसी प्रकार की समस्याओं से जब हम धर्म और जाति में जिस प्रकार से बटे हुए हैं उससे ऊपर उठ के आगे बढ़ेंगे, तभी हम मानववाद के बारे में सोचेंगे और उसी में ही नितांत सबका भला है। तो ये जो विवेकानंद की शिक्षाएं थी उनकी क्या रिलेवेंस है और क्यों है, इसको आपको लिखना था। हालांकि ये क्वेश्चन है वो 5 मार्कर के हिसाब से या 10 मार्कर के हिसाब से सही बनता है, परंतु 2 मार्कर में अगर आपसे पूछा है तो आप 2 शिक्षाएं लिखें, किसी भी एक शिक्षा को पकड़ें या 2 शिक्षाओं को पकड़ें, उनका रिलेवेंस बताएं और क्यों रिलेवेंस है वो लिखें। उदाहरण के साथ देने से ही एथिक्स में आपको मार्क्स बेटर मिलने की संभावना होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बोला कि डिफाइन नॉलेज अकॉर्डिंग टू सोक्रेटिस। सोक्रेटिस जिसको हम सुकरात कहते हैं, सुकरात के अनुसार ज्ञान क्या है उसको परिभाषित कीजिए। तो आप जानते हैं कि सुकरात ने ज्ञान को सर्वोच्च सद्गुण माना था, कि ये सर्वोच्च सद्गुण है, वर्च्यू है। और उन्होंने एक लाइन कही थी कि मुझे मेरे अज्ञान का ज्ञान है, मुझे मेरे अज्ञान का ज्ञान है, मुझे मेरे अज्ञान का ज्ञान है। ये बात किसने कही थी? सोक्रेटिस या सुकरात ने कही थी। तो वो पहली बात तो नॉलेज क्या है, सुकरात के अनुसार ज्ञान ही सर्वोच्च सद्गुण है। और सुकरात का ये कहना था कि मनुष्य वही है जिसे ये पता है कि मुझे मेरे अज्ञान का ज्ञान है। और सुकरात ये विचार अपने खुद के लिए कहते थे। अब इसके साथ आप आगे बढ़ें, अब और देखें इसके साथ और क्या कोट कर सकते हैं। अब नॉलेज को और आपको एलोबरेट करना, सुकरात ने ये भी कहा कि जिस प्रकार से यदि कोई इंसान जिसे संपूर्ण ज्ञान है, वो व्यक्ति कोई गलत कार्य नहीं करेगा, ये उनका कहना था। और इसके साथ उन्होंने कहा यदि कोई व्यक्ति गलत कार्य करता है, इसका मतलब उसे उस चीज़ का ज्ञान नहीं है, और ज्ञानी आदमी कभी भी गलत पथ पर नहीं बढ़ेगा। उनका पूरा कंसेप्ट ही नॉलेज के ऊपर था, और वो नॉलेज पे इतना ब्लाइंडली फेथ करते थे कि उनका ये कहना था कि जिस व्यक्ति के पास ज्ञान है वो गलत नहीं कर सकता है। और उनका सारा का सारा जो उनका लाइफ की थीसिस थी वो ज्ञान और नॉलेज को लेकर ही था, और इन्होंने इसे ही हाईएस्ट वर्च्यू माना। यही चीज़ें आपको 2-3 चीज़ें इसमें आपको कोट करनी है। 2 मार्कर है, इट विल बी सफिशिएंट फॉर यू। सुकरात, आप एक ये लाइन जरूर याद रखें, क्योंकि ये लाइन आपके एग्जाम में ऐसे ही आ सकती है कि मुझे मेरे अज्ञान का ज्ञान है, स्पष्ट कीजिए। तो वहाँ पे आपको सुकरात का नाम लिखना है और उसके वहाँ पे ये बताना है कि उन्होंने नॉलेज को हाईएस्ट वर्च्यू माना है। और उनका ये कहना था कि जो व्यक्ति ये जानता है कि मुझे अज्ञान है, क्योंकि इस जीवन संसार में बहुत कुछ है सीखने के लिए, और मुझे मेरी अज्ञानता का ज्ञान है, मतलब कि हर समय वो तत्पर रहता है चीज़ों को सीखने के लिए। यही सुकरात का ज्ञान के बारे में उनका जो विचार थे वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये पूछता है कि आपको कोई भी 4 क्वालिटीज़ बतानी है, किसकी? एक सिविल सर्वेंट की। एक सिविल सर्विस के कोई भी 4 गुण। यदि आप यहाँ पे कोई भी 4 गुण सिविल सर्विस के स्ट्रेट फॉरवर्ड जो उससे रिलेवेंस है लिख के आएंगे, तो जैसा आपने मेंस 2021 की कॉपीज़ के अंदर देखा, आपको 2 आउट ऑफ 2 मार्क्स मिलने के भी फुल चांसेस हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ है, 4 गुण जब आप सिविल सर्वेंट्स के लिख रहे हैं तो कोशिश करें सबसे इंपॉर्टेंट गुणों को लिखें। तो आप जानते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट जो गुण एक सिविल सर्वेंट में होना चाहिए वो इंटीग्रिटी का है, कि उसकी इंटीग्रिटी इंटैक्ट होनी चाहिए। दूसरा, वो अपने किए गए कार्यों के लिए अकाउंटेबल होना चाहिए, यानी कि अकाउंटेबिलिटी का गुण होना चाहिए। तीसरा, आप जानते हैं प्रशासनिक सेवाओं में लोक कल्याण की अवधारणा के साथ जा रहे हैं, यानी आप लोगों के वेलफेयर के लिए जा रहे हैं, तो उस इंसान के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस होना चाहिए,
या आप ये कह सकते हैं उसके अंदर एम्पैथी और सिंपैथी के गुण होने चाहिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। इसके अलावा वो व्यक्ति, जैसे एक सिविल सर्वेंट है, वो एक उच्च पद पर आसीन होता है, तो उसके अंदर ये गुण होना चाहिए कि वो कोई भी जो निर्णय लेता है उसके अंदर वो बायस नहीं होगा, इम्पार्शियल होकर काम करेगा। तो इम्पार्शियलिटी ये उसका चौथा गुण हो गया। तो ये कुछ 4 मुख्य गुण हैं, इसके अलावा बहुत सारे गुण हैं, परंतु ये 4 मेरी नॉलेज के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट गुण है। इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है? इंटीग्रिटी से कहने का मतलब ये है कि आप करप्ट है भी नहीं और कोई आपको करप्ट कर भी नहीं सकता। आपके मन, आपके वचन और आपके कर्म तीनों में एक रूपता है, उसे ही हम इंटीग्रिटी कहते हैं। उसके बाद अकाउंटेबिलिटी, जो भी आपने कोई निर्णय लिया है, कोई कार्य किया है, उस कार्य के लिए भविष्य के अंदर यदि किसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा, उसके लिए आप स्वयं को अकाउंटेबल बनाएंगे और उसके लिए आप तैयार रहेंगे। इमोशनल इंटेलिजेंस या एम्पैथी, आप जानते हैं कि जब हम लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को पालन करते हैं, उस वक्त आपके अंदर लोगों को लेकर सिंपैथी या एम्पैथी की भावना होनी चाहिए। आप में ये पहचानने की ताकत होनी चाहिए कि जो सामने वाला व्यक्ति है, जो किसी कार्य को करने में असमर्थ है या फिर उसकी कुछ मूलभूत आवश्यकताएं हैं जिसकी पूर्ति नहीं हो रही है, तो वो कितना सच्चा है और आपका उसके लिए कितना समर्पण है, ये चीज़ें हमें एम्पैथी से पता चलती है। और इम्पार्शियलिटी, कोई पॉलिटिकल बायस नहीं होना चाहिए, मन के अंदर पहले से कोई मतभेद लेकर कार्य नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अगर आप लिख के आ गए, और यदि आपके पास टाइम है तो उसके बाद आप यहाँ पे इसको डिफाइन भी कर सकते हैं। अदरवाइज बिना डिफाइन किए हुए भी इस बार की आंसर की इसको देख के लगता है कि यहाँ आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है आपका एथिकल अनसर्टेनिटी को लेकर के, नैतिक अनिश्चितता। यहाँ कहना क्या चाहता है? नैतिक अनिश्चितता क्या होती है? ये एक सिचुएशन है। पहली बात तो कैसी सिचुएशन है? ऐसी सिचुएशन जहाँ पर आप एक एथिकल डायलेमा में हैं और इस सिचुएशन में आपको पता है कि जो आपके द्वारा निर्णय लिया गया है वो गलत है, परंतु ये निर्णय गलत होने के बाद भी आप किसी और परिस्थिति के कारण उस निर्णय के विरुद्ध में नहीं जा पा रहे हैं। यानी कि आप जानते हैं कि कुछ गलत हो रहा है और ये जानते हुए भी आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इस जब मनोदशा को हम क्या कहते हैं? एथिकल अनसर्टेनिटी। यानी कि आपको पता है गलत है, परंतु आप गलत होते हुए भी उस चीज़ में कुछ सुधार नहीं करते हैं, उसको हम नैतिक अनिश्चितता या एथिकल अनसर्टेनिटी की कंडीशन को कहते हैं। आप जानते हो जो हो रहा है वो गलत है, दैट इज़ रॉन्ग, स्टिल यू आर नॉट एबल टू डू समथिंग, दिस इज कॉल्ड एथिकल अनसर्टेनिटी। और ऐसा क्यों होता है? जब किसी व्यक्ति के मोरल और एथिकल स्टैंडर्ड होते हैं वो अप टू स्टैंडर्ड्स नहीं होते हैं, वो कॉम्प्रोमाइज़ हुए होते हैं, तभी ये सिचुएशन आती है। जिसके मोरल और एथिकल स्टैंडर्ड हाई होंगे वो अनिश्चितता में नहीं रहता है और वो अपनी चीज़ों को हल करके आगे बढ़ जाता है। ये आपको इसी प्रकार से 2 या 3 लाइन लिख करके आप इसे निकल सकते हो। डायरेक्ट अप्रोच होगी, अगर आप एग्जैक्टली उसके हिसाब से लिखेंगे यू विल गेट मार्क्स। नेक्स्ट है कैटेगरिकल इम्पेरेटिव। ये इंग्लिश की ही टर्म है, आप इसको ऐसे ही याद रखें। कैटेगरिकल इम्पेरेटिव को लेकर के जिसके अंदर आप जानते हैं कि लास्ट टाइम भी आपके इसमें क्वेश्चन आया था हमारे मेंस के अंदर, एक सापेक्ष और एक निरपेक्ष 2 प्रकार की अवधारणाएं होती है। जो कैटेगरिकल इम्पेरेटिव है, ये अवधारणा किसने दी? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये अवधारणा कांत के द्वारा दी गई। और कांत का क्या मानना था? कांत का ये कहना था, वो कहते थे कि इर्रेस्पेक्टिव आप किसी भी चीज़ को करें ना करें, आप उसको प्रोसेस को फॉलो ना करें, लेकिन जो नियमावली दे रखी है आपको उस नियमावली के आधार पर ही अपने कार्य की पूर्ति करनी है। यानी कि इसके लिए इंग्लिश में वर्ड है ड्यूटी फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी। आपका ये कैटेगरिकल इम्पेरेटिव है कि यदि आपको कोई कार्य दिया गया है और वो नियमों के आधार से दिया गया है, तो ये आपकी मौलिक जिम्मेदारी बनती है कि आप अपनी जो व्यक्तिगत इच्छाएं हैं या इसका कोई भी परिणाम निकले, उन सबको साइड में रखते हुए अपने नैतिक कार्य को करेंगे और जो आपको कार्य दिया गया है उसको आप संपूर्ण करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट यही कैटेगरिकल इम्पेरेटिव में, आप किसी भी परिस्थिति से, किसी भी मन या विचार से आप प्रभावित हुए बिना अपनी जो ड्यूटीज़ है उसको एक रूप से ध्यान में रखते हुए करेंगे। दैट इज कैटेगरिकल इम्पेरेटिव। 2 मार्कर है, कांत का नाम लिखना आवश्यकता है। ये लाइन यदि आप लिख देंगे तो आपको डेफिनेटली 1.5 से प्लस मार्क्स आपको मिलने की संभावना है। यही यहाँ पे कांत स्पष्ट करना चाहता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है, ये भी 2 मार्कर है, एनलिस्ट द रीजन ऑन विच वार कैन बी जस्टिफाइड। तो ऐसे कारण बताइए, उन कारणों को सूचीबद्ध करिए जिसके आधार पे युद्ध को उचित ठहराया जा सकता है। अब जनरली एक टर्म होती है जिसमें कहते हैं कि हम युद्ध को किसी भी परिस्थिति के अंदर सही या जायज़ नहीं ठहरा सकते, लेकिन आपको यहाँ पे आधार लिखने हैं जहाँ पर आप युद्ध को उचित ठहरा सकें। तो कुछ उदाहरण जो हम सोच सकते हैं, सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात है सेल्फ डिफेंस में। यदि आज भारत के ऊपर कोई आक्रमण करता है बाहरी देश, तो आप उस अपने स्वयं की रक्षा के लिए उस देश पे आप आक्रमण करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस करने के लिए आप वॉर है वो इनिशिएट कर सकते हैं। सेकंड है, दूसरा, यदि आपके कोई पड़ोसी देश हैं, पड़ोसी राज्य है, मित्र राज्य हैं, उन पड़ोसी देशों पर किसी प्रकार का संकट आ गया है और उस संकट का बातचीत से कोई हल नहीं निकल रहा है, तब भी वहाँ पर आप उनकी रक्षा के लिए भी आप युद्ध के लिए जा सकते हैं। तीसरी कंडीशन क्या है, समाज में या विश्व में न्याय की स्थापना करनी हो, समाज में या विश्व में यदि न्याय की स्थापना करनी है, तब भी आप युद्ध को एक तरीके से उसको आप उचित ठहरा सकते हैं। ये भी एक उदाहरण उसका हो सकता है। फिर चौथा, यदि किसी जो कमज़ोर तबके के लोग हैं, कमज़ोर वर्ग हैं, उन कमज़ोर वर्गों के अधिकारों का हनन हो रहा है, उनकी जो मूलभूत और बेसिक आवश्यकताएं हैं वो उनसे छीनी जा रही है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर भी आप वॉर को जस्टिफाई कर सकते हैं। और पांचवा, जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आप ये कहना चाहता हूँ कि विश्व की एक आधारभूत संरचना है और उस आधारभूत संरचना के ऊपर हमारी मानवता टिकी है। यदि इस विश्व की आधारभूत संरचना के ऊपर कोई खतरा होता है, यानी मानवता के ऊपर कोई खतरा होता है, तो उस मानवता के बचाव के लिए, हमारी आधारभूत संरचना को बचाने के लिए हम युद्ध है वो शुरू कर सकते हैं। फॉर उदाहरण, जैसे आप देखिए यूनाइटेड नेशन है, एक एस्टेब्लिश बॉडी है, और यदि ऐसा होता है कि यूनाइटेड नेशन के अंदर ज़्यादातर देश हैं वो चीज़ें किसी एक कंट्री के जो उसके द्वारा जो लिए गए निर्णय हैं उनको गलत ठहराते हैं और वो गलत हैं, तब इस संस्था के साथ मिलकर के आप युद्ध को जायज़ या उचित ठहरा सकते हैं। तो इस प्रकार से लिस्ट आपकी सो ऑन, जितने आपके पास आइडियाज़ हैं डिफरेंट डिफरेंट, उसके हिसाब से ये बढ़ती जा सकती है। परंतु यहाँ पे 2 मार्कर है, समय ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है, और इस प्रकार से आप इसको क्वेश्चन को आराम से हैंडल करके मार्क्स अचीव कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएं। यहाँ पे क्वेश्चन है, राम राज्य गांधी जी के अनुसार क्या है? गांधी जी के अनुसार राम राज्य की परिभाषा दीजिए। तो आप जानते हैं कि गांधी जी ने जिस प्रकार के राज्य की अवधारणा को दिया है उसे हम राम राज्य भी कहते हैं, परंतु इस राम राज्य के लिए 3 मूल शब्द आपको ध्यान रखना है। एक है ट्रुथ, सच्चाई, जस्टिस, न्याय, एक तो सत्य, न्याय और समानता, इक्वालिटी। गांधी जी का ये कहना था कि जिसके अंदर सत्य, न्याय और समानता, ऐसा राज्य जहां पर इन तीनों की उपस्थिति हो, वही एक आइडियल सोसाइटी है। और इसी आइडियल सोसाइटी को उन्होंने राम राज्य का दर्जा दिया है। और ये एक्चुअली हमारे जो एंशियंट लिटरेचर है वहाँ पर हमें ये रामायण के समय मिलता है कि इस प्रकार के राज्य की वहाँ पर रचना थी, उसी को गांधी जी ने राम राज्य बोला है। लेकिन वर्तमान में गांधी जी क्या कहते हैं? सत्य होना चाहिए, न्याय होना चाहिए और समानता होना चाहिए। यदि ये तीनों ही गुण मौजूद है तो वही गांधी जी के हिसाब से एक आइडियल समाज है, और उसी को उन्होंने राम राज्य की एक स्थापना दी है। एडिशनल आप लिख सकते हैं कि एक आपसी भाईचारा, बंधुत्व, यदि इस प्रकार की भावनाएं समाज के अंदर है तो उसे हम राम राज्य कहते हैं। 2 मार्कर का है तो हमने इतना ही लिखा, अगर 5 मार्कर में आता तो इसको आप और एलोबरेट कर सकते हैं, लेकिन थीम आपकी यहाँ से चेंज नहीं होनी चाहिए। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब यहाँ पे आपका आया है कि आखिर एथिक्स और मॉरल्स दोनों में डिफरेंस क्या है? तो जनरली हम इसको एथिक्स और मोरालिटी इनमें डिफ्रेंशिएट करते हैं। वैसे एथिक्स का मतलब भी नैतिकता होता है और मोरालिटी का मतलब भी नैतिकता होता है, परंतु आप इसमें एक कोर डिफरेंस है, वो आपको समझना है और उसी को आपको लिखना है। अब हो, जैसे मैं एकदम, एथिक्स क्या है? ये भी सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है,
और मोरालिटी में क्या है, ये सेट ऑफ रूल्स हैं। अब ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये यूनिवर्सल होते हैं पूरे विश्व के अंदर किसी भी परिस्थिति में, चाहे आपके पब्लिक रिलेशन हो, प्राइवेट रिलेशन है, आप दोस्तों के साथ बैठे हैं, परिवार के साथ बैठे हैं, या समाज के किसी अन्य ग्रुप के साथ बैठे हैं, सभी जगह ये यूनिवर्सल रूप से समान रूप से लागू होंगे। चाहे आप पश्चिमी यूरोप के अंदर हैं और चाहे आप एशिया के किसी अशिक्षित देश के अंदर है, सभी जगह ये एक समान रूप से लागू होंगे। लेकिन मोरालिटी का जो कंसेप्ट है वो अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग रूप से लागू होता है, क्योंकि ये जो मोरालिटी के प्रिंसिपल्स हैं वो इंडिविजुअल या उसकी सोसाइटी, उसके आधार पे इसके जो इसके नियामक हैं वो तय होते हैं। परंतु एथिक्स है वो संपूर्ण समान रूप से मानवता के आधार पे इनका विकास होता है। तो ये कुछ डिफरेंस मैंने आपको एथिक्स और मोरालिटी में बता दिया है। इसके अलावा भी इसमें बहुत सारे डिफरेंस है। 2 मार्क के क्वेश्चन के लिए इतने सफिशिएंट है। बाकी आप हमारी आंसर कीज में एक बार रेफर कर लेना, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स ऐड कर रखे हैं, ताकि क्या है, ये क्वेश्चन ऐसा है ना, ये क्वेश्चन आपसे 5 मार्कर में पूछा जा सकता है। और इवन हालांकि आरपीएससी ऐसा करती नहीं, अगर 10 मार्कर में भी ये सवाल आ जाए तो उसके ऊपर भी आपके पास लिखने के लिए सामर्थ्य होना चाहिए। तो आपको कोर कंसेप्ट समझना है और उसके हिसाब से आगे चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनुमरेट द एसेंशियल ह्यूमन वैल्यूज इन ए पब्लिक सर्वेंट। एक लोक सेवक में आवश्यक मानवीय मूल्यों की गणना कीजिए। तो यहाँ क्या कह रहा है कि यदि कोई लोक सेवक है, उस लोक सेवक के अंदर आवश्यक मानवीय मूल्य कौन से हैं। देखिए, एक होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यूज, फिर एक होती है आपकी एथिकल वैल्यूज, फिर होती है आपकी मोरल वैल्यूज, और एक होती है आपकी ह्यूमन वैल्यूज। आपसे यही तो चीज़ें होती है जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस कैसा पूछा है उसके हिसाब से आपको आंसर करनी होती है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यूज अलग होती है, एथिकल वैल्यूज अलग होती है, मोरल वैल्यूज अलग होती है, ह्यूमन वैल्यूज अलग होती है। यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, यहाँ से आपसे पूछा है ह्यूमन वैल्यूज़ के बारे में बताओ, और किसके रिगार्डिंग, पब्लिक सर्वेंट के लिए। तो एक पब्लिक सर्वेंट के अंदर कौन सी ह्यूमन वैल्यूज़ है वो होनी चाहिए। जैसा हमने देखा, मैंने आपसे बात करी, एम्पैथी होनी चाहिए। एम्पैथी का मतलब यही है कि यदि किसी आपके समक्ष, जैसे मैं एक लोक प्रशासक हूँ और मेरे सम्मुख कोई अपनी फरियाद लेके आया है, अपनी रिक्वेस्ट लेके आया है, उसकी कोई डिमांड लेके आया है, तो मैं अपने आप को उसकी समस्याओं की जगह फील करूँगा और मुझे एहसास होगा कि वो किस तरह की किस प्रकार की उसकी खुद को उसको फील हो रहा है इस समस्या के साथ। तो यही होता है कि पुटिंग योर सेल्फ इन टू शूज़ ऑफ अदर्स। मैं उसकी जगह रह करके उसकी समस्या को फील करूँगा, उसे कहते हैं एम्पैथी। तो ये गुण बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक मानवीय गुण है। दूसरा, सिंपैथी, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट गुण है। आप उसकी समस्याओं के बारे में गहन रूप से नहीं समझ पाते, लेकिन आपके पास इतनी समझ होनी चाहिए कि वो चाहता क्या है, उतनी आपके पास वो हो। तीसरा, जस्टिस, न्याय का गुण है, वो एक मानवीय मूल्य है, तो इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। चौथा, आप ऑनेस्ट होने चाहिए, ईमानदारी, ये भी एक मानवीय गुण के अंदर भी आता है। जो हॉनेस्टी का गुण है, ये कई प्रकार के, देखो इसमें ऐसा नहीं है कि सबके गुण अलग अलग होते हैं, परंतु जब आप लिख रहे हैं तो आप यहाँ ऐसा ना लिखें, यहाँ लिखें आप अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, तो वो क्या है, आपके एडमिनिस्ट्रेटिव और एथिकल वैल्यूज़ हो सकती है, परंतु एज ए ह्यूमन वैल्यूज़ हैं वो ये जो हमने लिखी है, ये इनकी जो होती है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये समझना होगा। आप जैसे जानते हैं कि समाज के अंदर रेस्पेक्ट देना वो भी इंपॉर्टेंट गुण है, तो वो भी एक मानवीय गुण है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मानवीय गुण हैं जो एसेंशियल है किसके अंदर, एक सिविल सेवक के अंदर, एक पब्लिक सर्वेंट के अंदर। तो यहाँ पे आपको 2 मार्कर क्वेश्चन है, तो इस प्रकार से आप लेकर के अपना कंसेप्ट है वो क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है, ये पूछा है, डिफाइन लोक संग्रह अकॉर्डिंग टू गीता। तो गीता के अनुसार लोक संग्रह को परिभाषित करते हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए कि जो लोक संग्रह की अवधारणा वो कहाँ से ली गई है, गीता से। यहाँ तो मेंशन है, अगर नहीं हो तो यहाँ आपको मेंशन करना है कि लोक संग्रह की जो अवधारणा है वो गीता से ली गई है। और लोक संग्रह का मतलब क्या है, इट रेफर्स टू द कंसेप्ट ऑफ वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल एंड फॉर सोसाइटी। अब देखो आप, लोक संग्रह का मतलब क्या होता है।
लोक संग्रह। लोक मतलब समाज, सोसाइटी, और उस सोसाइटी समाज के लिए किस प्रकार से आप उनके वेलफेयर के लिए कार्य कर सकते हैं, वही आपकी लोक संग्रह की अवधारणा है। यानी कि मास लेवल पर आप मानवता के लिए किस प्रकार से कार्य करते हैं, उसकी जो उनकी बढ़ोतरी के लिए क्या कार्य करते हैं, वही एक लोक संग्रह की अवधारणा है। ये आपको चीज़ समझना होगा। इसी प्रकार की चीज़ों से ही एग्जामिनर है वो क्लियर हो जाता है कि आप उसको कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं। आपने एक लाइन नीचे की छोड़ दी, इट डजेंट मैटर, लेकिन यदि आपका कंसेप्ट क्लियर है तो वो आपको फुल मार्क्स देके जाने की संभावना है। अगर 1.75 देता है दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट मार्क्स। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से जो आपके क्वेश्चन हैं वो 50 वर्ड्स के शुरू हो चुके हैं, और इसमें भी स्पेशली 5 मार्कर क्वेश्चन यहाँ से आ गए। अब तक जो हमने किया वो 2 मार्कर्स थे। तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ वर्च्यू एथिक्स, कैन नॉलेज बी इक्वेटेड विथ वर्च्यू। तो यहाँ पहले तो इसने ये पूछा कि आखिर वर्च्यू एथिक्स क्या होता है। वर्च्यू एथिक्स पूछने के बाद बोल रहा है कैन नॉलेज बी इक्वेटेड विथ वर्च्यू, जो हमारा ज्ञान होता है क्या उस ज्ञान की तुलना सद्गुण से की जा सकती है। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आखिर वर्च्यू एथिक्स है क्या। तो वर्च्यू एथिक्स किसे कहते हैं, ये भी एक प्रकार से आपकी दार्शनिक या फिलोसॉफिकल अप्रोच है। आखिर ये है क्या, ये एथिक्स का ही एक पार्ट है वर्च्यू एथिक्स। और इस वर्च्यू एथिक्स जैसे आप जानते हैं, यदि आपको मैं एक डिवाइडेशन बताऊं, एथिक्स को हम 3 भाग में बांटते हैं। एक होता है आपका मेटा एथिक्स, फिर आपका होता है नॉर्मेटिव एथिक्स, और जो इसका तीसरा पार्ट है मेटा एथिक्स, नॉर्मेटिव एथिक्स, और जिसको हम डिस्क्रिप्टिव एथिक्स भी कहते हैं, या इसको आप वो हमारा डिस्क्रिप्टिव एथिक्स कहते हैं। और लास्ट के अंदर आपका आ जाएगा अप्लाइड एथिक्स। यानी कि ये कुछ मोटे मोटे रूल्स होते हैं, लेकिन हम जनरली किसको पढ़ते हैं, एक नॉर्मेटिव एथिक्स को पढ़ते हैं। और नॉर्मेटिव एथिक्स को हमने 3 भागों में बांट रखा है, जिसके अंदर सबसे पहला क्या आपका वर्च्यू एथिक्स, जो हमारे यहाँ पे क्वेश्चंस पूछ रहा है वो इसी के बारे में पूछ रहा है, वर्च्यू एथिक्स के बारे में। सेकंड क्या आपका कॉन्सिक्वेंशियलिज्म, कॉन्सिक्वेंशियलिज्म, और थर्ड है वो डीओंटोलॉजी। ओके, तो ये नॉर्मेटिव एथिक्स के 3 सबसेट हैं, उसके अंदर इसने वर्च्यू एथिक्स को पूछा है कि वर्च्यू एथिक्स क्या होता है। अब आप मतलब वर्च्यू एथिक्स का मतलब क्या है, वर्च्यू एथिक्स ऐसी चीज़ है, ये मतलब आपकी मेरे जीवन से जुड़ा हुआ है, और ये किसी कार्य से नहीं जुड़ा हुआ है, बल्कि ये हमारे जीवन से जुड़ा होता है। और किस चीज़ से फोकस करता है, ये वर्च्यू एथिक्स फोकस करता है कि आपका चरित्र कैसा है, आपका व्यवहार कैसा है, आपके कैरेक्टर पे, आपके बिहेवियर पे, और ये डिसाइड करता है कि आप कोई चीज़ गलत है या सही है, उसका आप निर्णय किस प्रकार करेंगे, ये आपका वर्च्यू एथिक्स डिसाइड करेगा। तो यानी वर्च्यू एथिक्स इज पर्टिकुलरली कंसर्न विद द इंडिविजुअल लाइफ्स, आपके और मेरे जीवन से संबंधित है। और ये क्या फोकस करेगा, ये फोकस करेगा आपके मोरल कैरेक्टर के ऊपर, आपके बिहेवियर के ऊपर, आपकी एथिकल ड्यूटीज़ के ऊपर, आपके राइट और रॉन्ग निर्णय लेने की क्षमताओं के ऊपर। यही वो चीज़ होती है जो हमारा वर्च्यू एथिक्स बनता है। और यही आपसे पूछा गया कि वर्च्यू एथिक्स क्या है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि इट इज़ पार्ट ऑफ एथिक्स in which it focus on individual strength which help in understanding the character, behavior and ethical standard of an individual। तो वो हमारा वर्च्यू एथिक्स है। सेकेंड पार्ट में पूछा है कैन नॉलेज बी इक्वेटेड विद वर्च्यू। तो आपको ये समझना होगा, जैसे हम जानते हैं कि जो हमारे सोक्रेटिस थे, सुकरात ने तो ये कहा था, सुकरात ने, प्लेटो ने, एरिस्टोटल ने, तीनों ने वर्च्यूज़ के ऊपर बहुत ध्यान दिया है। परंतु जो सुकरात थे वो कहते थे कि नॉलेज जो है, ज्ञान है, वो क्या है, वो हाईएस्ट वर्च्यू है। समझ गए आप। तो सुकरात जो है वो ज्ञान को सबसे बड़ा वर्च्यू मानते थे। अब यहाँ पे बोला है कैन नॉलेज बी इक्वेटेड विद वर्च्यू, तो आप लिख सकते हैं कि जो सुकरात थे, सुकरात के अनुसार नॉलेज को उन्होंने सबसे बड़ा वर्च्यू माना है, और उनका ये मानना था कि जो नॉलेज जिसके पास है वो व्यक्ति गलत नहीं कर सकता।
और इस प्रकार सुकरात के विचारों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि नॉलेज है उसको हम इक्वेट कर सकते हैं वर्च्यू के साथ। लेकिन हमें ये भी समझना होगा इसके साथ ही साथ कि केवल और केवल नॉलेज ही एक ऐसी चीज़ नहीं है जो किसी व्यक्ति का वर्च्यू बना सकती है। इसके साथ उसका बिहेवियर, उसके एथिकल स्टैंडर्ड, उसके करेक्टर, वो सारी चीज़ें भी उसके साथ जुड़ती है। यही इसी लाइन के अंदर आपको इस प्रश्न को इक्वेट करना है। ये यहाँ पे देने का मकसद भी इसका यही था और इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हैं। इसके बाद जो आपका इंपॉर्टेंट सवाल आया वो एटीट्यूड को लेकर के। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एटीट्यूड ऑफ ए सिविल सर्वेंट मेक्स हिम अ गुड सिविल सर्वेंट। तो यहाँ क्या कहना चाहता है, ये कह रहा है कि किसी व्यक्ति का जो एटीट्यूड है वो उसको एक अच्छा सिविल सर्वेंट बनाता है। इसके ऊपर आप टिप्पणी करो। एक सिविल सेवक का रवैया उसे एक अच्छा सिविल सेवक बनाता है। तो आपको सबसे पहले एटीट्यूड को समझना होगा। एटीट्यूड होता क्या है? एटीट्यूड आप किसी चीज़ को किस प्रकार से देखते हो, आप किस प्रकार से उसको परसीव करते हो, वो आपका एटीट्यूड है। आप किसी चीज़ को राइट रॉन्ग किस तरीके से लेते हो, वही आपका एटीट्यूड है। और एक लाइन में आपको इंपॉर्टेंट है, ये आप लाइन ज़रूर याद करें। एटीट्यूड जो होता है ये क्या करता है, इट मेक्स योर हैबिट्स। जैसा आपका एटीट्यूड होगा उसके आधार पर ही आपकी जो आदतें हैं, हैबिट्स, उसका डेवलपमेंट होगा। यही जो आपका हैबिट है ये आपका कैरेक्टर का निर्माण करेगा, चरित्र का निर्माण करेगा। और ये जो आपका चरित्र बना है यही चरित्र एक मनुष्य का निर्माण करता है, एक मानव का निर्माण करता है। और ये मानव कैसा है, जिसके अंदर सद्गुण है, जिसके अंदर वर्च्यू है, उसके अंदर क्षमता है सही और गलत करने का, निर्णय लेने की। तो एटीट्यूड एक पर्सनैलिटी का पार्ट है और ये एटीट्यूड आपकी हैबिट्स का निर्माण करता है और यही हैबिट्स आपके कैरेक्टर का निर्माण करती है। और यही कैरेक्टर जो कि हमको मानव के बिहेवियर के रूप में बाहर दिखाई देता है, उसी बिहेवियर से हम किसी मनुष्य की पर्सनैलिटी के बारे में आइडिया लगाते हैं। तो ये एटीट्यूड एक इंपॉर्टेंट चीज़ प्ले करता है। अब यहाँ पूछा एटीट्यूड ऑफ ए सिविल सर्वेंट मेक्स हिम ए गुड सिविल सर्वेंट। यस, डेफिनेटली इट इज़ राइट, क्योंकि जैसा आपका एटीट्यूड होगा, अगर सिविल सर्वेंट है उसका अगर एटीट्यूड पॉजिटिव है, वो चीज़ें उसको हेल्प करती है आगे जाके उसके निर्णय लेने के अंदर। अब कुछ चीज़ों को आप मेंशन कर सकते हैं जो हमने आंसर की के अंदर भी लिखी है। क्या है? एटीट्यूड ऑफ ए सिविल सर्वेंट मेक्स हिम ए गुड सिविल सर्वेंट। उसके साथ आप इनके साथ एक लाइन के बाद आप ये मेंशन कर सकते हैं कि आप देखो, यदि आपका एटीट्यूड है, जो कार्य आप कर रहे हैं, यानी कि जिस सर्विस में आप जॉब कर रहे हैं, आप प्रशासनिक सेवाओं में हैं, तो प्रशासनिक सेवाओं को लेकर के उसकी तरफ आपकी अप्रोच कैसी है। यदि आपका पॉजिटिव है तो आप एक बहुत ही अच्छे प्रशासक बनेंगे। तो सर्विस को लेकर के आपका ओरिएंटेशन कैसा है, उसके बाद आपकी इंटीग्रिटी कैसी है और आपका एथिकल स्टैंडर्ड कैसा है, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ में हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ में हो। तो ये चीज़ें डिसाइड करती है आपका एटीट्यूड कैसा होगा, आप में प्रोफेशनल कार्य करने की क्षमता कितनी है। ये चीज़ें आपको क्या बनाती हैं, एटीट्यूड बनाती है। तो यही चीज़ें होती है जो अगर किसी सिविल सर्वेक्षक में ये एटीट्यूड है, उसका पॉजिटिव एटीट्यूड है, तो वो उसको अच्छा बनाने में हेल्प करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ एथिक्स डिफर फ्रॉम लॉ, सब्सटैंशिएट विद एग्जाम्पल। एथिक्स किस प्रकार से, यानी कि जो हमारा नैतिकता है वो कानून से किस प्रकार भिन्न है, इसे उदाहरणों से करें। सबसे पहले हम देखते हैं क्या दोनों भिन्न हैं। बिल्कुल भिन्न है। एथिक्स और लॉ दोनों एक दूसरे से भिन्न है। कैसे? आप ये देखिए, एथिक्स जो होता है, मैंने जैसे हमने बात की, ये यूनिवर्सल सेट प्रिंसिपल्स है या स्टैंडर्ड्स हैं। जबकि लॉ क्या होता है, लॉ ये जो हमारी गवर्निंग बॉडीज होती है, जैसे आपका लोकसभा है, राज्यसभा है, राज्य की विधानसभा है, तो जो हमारी गवर्निंग अथॉरिटीज़ है, गवर्निंग बॉडीज़ है, ये क्या करती है, कुछ नियमों को कोडिफाई करती है। और ये जो नियम कोडिफाई हो गए वो लॉ बन गए। तो आप समझ के दोनों में डिफरेंस क्या है। ये तो यूनिवर्सल है, आप कहीं भी चले जाओ अलग अलग है, लेकिन लॉ है जो आपको रूल कर रहा है, जो आपकी गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट इनको कोडिफाई करती है। आई मीन टू से कि जो आपके लेजिस्लेचर हैं वो इसको गवर्न करते हैं। तो यानी कि जो एथिक्स है वो दुनिया के समस्त जगहों पे, समस्त परिस्थितियों में एक समान होंगे। लेकिन जो आपका लॉ होगा ये समाज के आधार पे होगा, नियमों के आधार पे होगा और विश्व के अलग अलग भू क्षेत्रों में
इसका जो इसके नियम हैं वो भी अलग अलग होंगे। फिर आप इसको कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, किसको, एथिक्स को। एथिक्स चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो या फिर आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, दोनों ही कंडीशन के अंदर एथिक्स समान रूप से लागू होगा। पर्सनल लाइफ में हो अगर वहाँ आप एथिकल हो तो प्रोफेशनल लाइफ में भी आप एथिकल रहेंगे, यदि आप प्रोफेशनल लाइफ में एथिकल है तो पर्सनल लाइफ में भी रहेंगे, क्योंकि एथिक्स ऐसी चीज़ है ना, वो किसी स्थान के हिसाब से बदलती नहीं है, परंतु नियम है। यदि आप ऑफिस में हो वहाँ पे नियमावली अलग होगी, और यदि आप घर पर हैं तो वहाँ नियमावली या आपकी जो लॉ है वो अलग होगा। तो दोनों के अंदर डिफरेंस है, तो इसको लेना है। अब आपको एग्जाम्पल कोट करने हैं। एग्जाम्पल क्या पूछा इसने, आपने जो चीज़ें कही उसको आप किसके साथ बताइए, एग्जाम्पल के साथ बताइए। आप क्या कह सकते हैं, एक एग्जाम्पल में आप दोनों चीज़ को समझ सकते हैं। आप ये बताइए, कोई व्यक्ति मेरे पास आया, मेरे दफ्तर में आया, और दफ्तर में आने के बाद चूंकि उसकी बातों से, उसकी मानवीय व्यवहार से और उसकी दशा को देख के ये पता चल सकता है कि वो एक पुअर है, वो एक गरीब है, और उसे उसकी बेसिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं हो पा रही है। परंतु दूसरी तरफ नियमों के आधार पे, लॉ के आधार पे ये देखा गया कि उस व्यक्ति के पास में ऑफिशियली कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है जिससे वो गवर्नमेंट की स्कीम्स का बेनिफिट ले सके। तो यहाँ पे आपको दोनों क्लियर हो गए कि एथिकली आपको ऐसा लगता है और लॉ के हिसाब से ऐसा है। अब आप यहाँ क्या कर सकते हैं, आप ये डिफाइन कर सकते हैं, चूँकि मेरे जो एथिकल स्टैंडर्ड है वो मुझे ये कहते हैं कि इस व्यक्ति की हेल्प होनी चाहिए जो कि उसकी आवश्यकता है और उसका अधिकार भी है, तो मैं इस क्षेत्र में कार्य करूँगा। और यहाँ पर क्या उसके हो सकता है कि नियम मुझे इसकी आज्ञा नहीं देते हैं, तो नियमों को मैं उसके आधार पे जहाँ कहीं पॉसिबल है उनमें सुधार करके और अपना एक फेवरेबल एक्शन लेकर के, आगे बढ़ करके, इनिशिएटिव लेकर के मैं उसकी हेल्प करूँगा कि उसको डॉक्यूमेंट प्राप्त हो जाए। तो यहाँ आप लॉ के हिसाब से और एथिक्स के हिसाब से दोनों का कंसेप्ट इस क्वेश्चन के हिसाब से आराम से एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप कोई और भी उदाहरण अच्छा सोच सकते हैं, वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। ये इसकी एक अप्रोच होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को लेकर के। तो ये क्या बोल रहा है, क्रिटिकली एनालाइज द इफेक्टिवनेस ऑफ मॉडर्न डे एजुकेशन सिस्टम इन इम्पार्टिंग द एथिकल वैल्यूज़। तो कहना क्या जाता है कि जो नैतिक मूल्य हैं उनको प्रदान करने में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की प्रभावशीलता का आलोचनात्मक विश्लेषण करिए। तो यहाँ पे आपको क्रिटिकली एनालाइज करना है। क्रिटिकली एनालाइज का मतलब क्या होता है कि लास्ट के अंदर आपका खुद का एक ओपिनियन होना चाहिए, आपको क्या उसकी पॉजिटिव साइड लगती है, क्या नेगेटिव साइड लगती है, और लास्ट के अंदर उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक ओपिनियन होना चाहिए। हालांकि ये 5 मार्कर है, ज़्यादा डिटेल में लिखने के लिए आपको 10 मार्कर के हिसाब से स्पेस चाहिए। तो मैं कुछ डायरेक्ट मुद्दों पे आता हूँ। जैसे आप मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम तो आप जानते हैं क्या है। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है वो ज़्यादातर किस पे ध्यान देती है, वो मार्क्स के ऊपर ध्यान देती है, वो आपके ग्रेड्स के ऊपर ध्यान देती है, वो आपके परसेंटेज के ऊपर ध्यान देती है, वो आपके हायर एजुकेशन के अंदर मेडिकल और इंजीनियरिंग के अंदर एंट्रेंस के ऊपर ध्यान देती है, वो आपको स्किल प्रदान करने का प्रयास करती है, वो आपको जॉब प्रदान करने का प्रयास करती है, और वो आपको एक जीवन जीने के लिए सब्सटेंशियल अमाउंट, मतलब कि आपको एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस देने का प्रयास करती है। यही तो वो चीज़ें हैं, और इससे ही आपका जीवन है। जैसे विवाह वगैरह के निर्णय भी हमारे एजुकेशन से ही, कितना एजुकेटेड है, क्या जॉब करता है, इन चीज़ों से लोग निर्णय लेते हैं। ये सच्चाई है समाज की। तो ये चीज़ें आपको मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम देता है। अब यहाँ पूछ रहा है कि क्या एथिकल वैल्यूज़ हम दे रहे हैं, उसको क्रिटिकल एनालाइज करें। तो हमें यहाँ कहना है कि जैसे हमारा जो प्राचीन सिस्टम था एजुकेशन का, उसके अंदर हम एथिकल वैल्यूज़ है इम्पार्ट करते थे, जो गुरुकुल शिक्षा पद्धति होती थी वहाँ पर। दूसरा आपको ये भी बताना है कि कुछ समय पहले तक हमारे जो एक्स्ट्रा जो सब्जेक्ट होते थे उसके अंदर नैतिक मूल्यों के ऊपर भी किताबें होती थी। हालांकि वो कंपलसरी नहीं होती थी, वो एडिशनल होती थी, लेकिन होती थी। आज के टाइम में मॉडर्न डे एजुकेशन सिस्टम में इन चीज़ों की कमी है, जिस कारण से हमको बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही है। जैसे आप जान सकते हैं कि मानववाद की समस्या चल रही है, ह्यूमैनिटी की। इसको कैसे एग्जाम्पल से देना चाहें, जिस प्रकार से गाजा में मानवता शर्मसार हो रही है, जहाँ पे लोगों को उनके बेसिक राइट्स नहीं मिल रहे, उनकी बेसिक नीड्स है वो पूर्ति नहीं हो रही है। दूसरा, जैसे आप देखो पॉवर्टी है, अनइक्वालिटी है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है। अनइक्वालिटी का मतलब क्या है कि समाज में 2 वर्ग हैं, एक ए और एक बी। ए वर्ग के पास पैसे बहुत हैं,
और इनकी जनसंख्या कम है, और बी वर्ग के पास पैसे कम है, मतलब गरीब हैं, और इनकी जनसंख्या ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये है, यदि हमारी एथिकल वैल्यूज़ बहुत स्ट्रांग होगी तो ये ए वर्ग के लोग क्या करेंगे, इस बी वर्ग को आगे लाने के लिए कार्य करेंगे। परंतु ऐसा प्रैक्टिकली देखने को नहीं मिलता है। ए वर्ग अपनी पूंजी को और आगे बढ़ोतरी करने की कोशिश करता है, जबकि बी वर्ग को लेकर के उसके अंदर इतनी सिंपैथी नहीं होगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि सभी के सभी लोग एक समान हैं, परंतु हमारा जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है वो इन चीज़ों पे ध्यान देता है, ना कि वो इन नैतिक मूल्यों पे, जिससे जो हमारी अनइक्वालिटी है, पुअर है, जो जेंडर को लेकर के हमारे बायस हैं, महिलाओं को लेकर के जिस प्रकार से हमारा गतिरोध होता है, ये सारी की सारी चीज़ें ये दिखाती है कि मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम के अंदर लूप होल्स है, और एथिकल वैल्यूज़ को लेके आने के लिए इसकी आवश्यकता है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, वो भी हमारी मॉडर्न डे एजुकेशन सिस्टम का पार्ट है। अब इसके अंदर आपने क्लास 6 से वोकेशनल ट्रेनिंग के ऊपर ध्यान दिया है, परंतु फिर भी आप वहाँ पर भी एक इंडिविजुअल के कैरेक्टर के डेवलपमेंट के बारे में बात नहीं कर रहे हो। इसका मतलब जो एथिकल वैल्यूज़ इम्पार्ट होनी चाहिए उसके बारे में अभी भी चर्चाएं नहीं हो रही है। और यही तो रीज़न है जिस कारण से जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनका पेपर होता है एथिक्स का, और इसके अलावा जब उनको ऑन जॉब ट्रेनिंग दी जाती है तब भी एथिक्स के बारे में उनको पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है, केस स्टडीज़ दिखाई जाती है। तो रीज़न यही है कि कहीं ना कहीं हमारे मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो एथिकल वैल्यूज़ है उनके बारे में इतना ध्यान नहीं दिया जाता है। कैसे सुधार कर सकते हैं, अगर आपको स्पेस बचता है तो आप लास्ट में लिख सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि जो हमारा मीडिया है, जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारे टीचर्स हैं, जो हमारे पेरेंट्स हैं, और जो हमारी आज के वक्त की टेक्नोलॉजी है, इन सारी चीज़ों में सुधार करके, इन सारी चीज़ों से हम हमारे मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में एथिकल वैल्यूज़ को ऐड करके एक सभ्य समाज की स्थापना कर सकते हैं। इस प्रकार से आपका आंसर होना चाहिए ना। आई थिंक कि इस प्रकार से यदि आपने आंसर लिखा और एग्जामिनर की जो हर्ट है उसकी लाइन्स अगर आप टच हो गई, यू विल गेट गुड मार्क्स। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15, ये भी 5 मार्कर्स है। ये बोलता है हाउ कोड ऑफ एथिक्स इज डिफ्रेंशिएट फ्रॉम कोड ऑफ कंडक्ट। मतलब कि कोड ऑफ कंडक्ट और कोड ऑफ एथिक्स, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यही पूछा है। आप सीधा लिखिए कोड ऑफ एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट। देखिए, यदि हम कोड ऑफ एथिक्स की बात करें तो जो कोड ऑफ एथिक्स की बात करो तो ये पहली बात तो ये ऐसी चीज़ है, जैसे मैंने बताया कि कोड ऑफ एथिक्स ये यूनिवर्सल है, ये सब जगह समान रूप से लागू होगा। और यदि आप सिविल सर्वेंट हैं और लोगों की आकांक्षाएं पूरी कर रहे हैं तो आपके अंदर एथिकल जो कोड है वो आपको फॉलो करना ही करना है। इससे क्या होता है, एक सभ्य समाज की स्थापना होती है, लोगों की आकांक्षाएं पूर्ति होती है, और जिस उद्देश्य से सरकार का गठन किया गया है, जिस उद्देश्य से लोग जो हमारी एक सिविल सर्वेंट्स की इमेज बनी हुई है, उन सारी चीज़ों की अनुपालना होती है। और कोड ऑफ एथिक्स का मतलब है इन सभी चीज़ों का इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, सभी जगह एक तरीके से पालन होगा। जब आप कोड ऑफ कंडक्ट की बात करें तो कोड ऑफ कंडक्ट ऐसी होती है ना, इसको हम लीगली इन्फोर्स करते हैं, यानी कि इसे लागू करने के लिए आपके पास एक लीगल बैकिंग होती है। कोड ऑफ एथिक्स के लिए आपके पास लीगल बैकिंग नहीं होती। कोड ऑफ एथिक्स को लागू करने के लिए आपके जो मोरल स्टैंडर्ड है खुद के, वो हाई होने चाहिए। आपके दफ्तर के अंदर कोई आता है और आपको बोलता है कि साहब मेरा ये कार्य कर दीजिए जो कि इलीगल है और उसके बेवज में मैं आपको रिश्वत देता हूँ, वहाँ आपका जो मोरल स्टैंडर्ड है तो आप उसको स्पष्ट मना करेंगे, उसके खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे। तो ये जो मोरल स्टैंडर्ड होते हैं ये हमारे कोड ऑफ एथिक्स के पार्ट है, और ये यूनिवर्सल है, सब जगह एक समान रहेंगे। आप चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं, आपकी कहीं पोस्टिंग्स हो, कैसी भी परिस्थिति है, आपके एथिकल स्टैंडर्ड है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होंगे। और कोड ऑफ कंडक्ट क्या है कि आपके पास लीगली कुछ चीज़ों नियमावली बनाई गई है, उसी का पालन होना है। यदि आप उसका पालन नहीं करते हैं तो उसके लिए आपका सज़ा का प्रावधान भी होता है। ये आपका कोड ऑफ कंडक्ट है, प्रावधान। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, जब चुनाव होते हैं तो उस टाइम चुनाव के जो चुनाव करने वाले जो हमारे वोटर्स हैं, उसके बाद जो पार्टियां प्रचार करती है वो,
और जो कैंडिडेट्स हैं जो कि चुनाव में खड़े हुए, इन सभी के ऊपर एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाती है ताकि मिसयूज़ ना हो चीज़ों का, लोगों को बरगलाया ना जाए, इसका जो हमारा इलेक्शन का प्रोसेस है वो फेयर रखे, क्योंकि डेमोक्रेसी के लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको कोड ऑफ कंडक्ट, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की हम बात करते हैं, तो वो एग्जाम्पल, आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का, तो वो एक इसका पार्ट हो गया। ये चीज़ें होती है, ठीक है, यही जो चीज़ें होती है, इसी प्रकार से आपको डिफरेंशिएट लिखना होता है। आगे आप और भी इसमें एलोबरेट कर सकते हैं, और एक बार आप ज़रूर आंसर की से जाएं तो आपको और बेटर वहाँ पे ऑप्शंस मिल जाएंगे, और उसके बाद जो आपका खुद का जो टैलेंट है उसको भी आप निकाल के लाएं। एग्जाम्पल्स जितने अच्छे कोट करेंगे मार्क्स उतने अच्छे मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी 5 मार्कर का है, और ये कहता है कि पॉलिटिक्स विदाउट रिलीजन इज सिन। क्या बोलता है कि पॉलिटिक्स विदाउट रिलीजन इज सिन। अब ये बोला किसने था? महात्मा गांधी जी ने। उन्होंने 7 सिंस दिए थे, उसी में से एक सिन था जो महात्मा गांधी जी ने कहा था, पॉलिटिक्स विदाउट रिलीजन इज सिन। तो लाइन क्या थी यहाँ पे, प्लीज़ मेरे को यहाँ फॉलो करना, पॉलिटिक्स विदाउट रिलीजन। गांधी जी ने क्या कहा था कि मैं किसी ऐसी राजनीति की परिकल्पना ही नहीं कर सकता, मैं कल्पना नहीं कर सकता जो कि धर्म के आधार पे स्थापित ना हो। यहाँ इस धर्म का मतलब ना तो हिंदुइज्म है, ना सिखिज्म है, ना ही यहाँ पे मुस्लिम है, इस्लाम है, जैनिज्म है, बुद्धिज्म है। ऐसी किसी धर्म की बात गांधी जी नहीं कर रहे हैं। गांधी जी का ये कहना था, गांधी जी ने क्या कहा था? गांधी जी ने कहा था वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने ना। तो गांधी जी क्या कहना चाहते हैं? वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने ना। मतलब कि भगवान का रूप तो वो व्यक्ति है जो किसी और की समस्याएं जानता है, तो ये कह रहे हैं। तो गांधी जी का तात्पर्य ये था कि धर्म क्या है, यहाँ आपको इसी शब्द पे ही प्रेशर देना है। यहाँ बोला ना, गांधी जी कहते हैं कि मेरा यहाँ धर्म से आचरण ये है कि धर्म का मतलब होता है कि व्यक्ति अपने कर्म की पालना करेगा, और व्यक्ति का कर्म क्या है कि वो मानवता की सेवा के लिए कार्य करेगा, वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी, इनके लिए वो कार्य करेगा। गांधी जी उसे ही धर्म मानते हैं। और गांधी जी का ये कहना है, गांधी जी का विश्वास किसमें था? उनका विश्वास था नैतिकता में, मोरल स्टैंडर्ड के अंदर, और इन्हीं मोरल स्टैंडर्ड के अंदर उनका विश्वास था। तो गांधी जी इस मोरल स्टैंडर्ड को धर्म कहते हैं, ना कि इस रिलीजन को जिससे हम हिंदुइज्म, सिखिज्म या हम इस्लाम समझते हैं। उनका वो नहीं कहना था, और उनका ये कहना था कि इन सभी धर्मों के अंदर हमें एक मिनिमम कॉमन बात ढूंढनी चाहिए। उस मिनिमम कॉमन बात से क्या होगा, जो कि सभी रिलीजन बोलते हैं, जैसे कि सत्य है। हर रिलीजन यही कहता है कि आपको सत्य की पालना करना चाहिए, और गांधी जी तो कहते थे ट्रूथ इज गॉड। ये लाइन अगर आप यहाँ पे कोट करते हो बहुत सी बात है। तो गांधी जी का कहना क्या था? ट्रूथ इज गॉड, सत्य ही ईश्वर है। तो गांधी जी ये कहते हैं, वरना हमें अलग अलग रिलीजन क्या कहते हैं कि जैसे आप सिखिज्म में जाएंगे तो वहाँ अलग भगवान मिलता है, हिंदुज़्म में अलग मिलता है, आपको जैनिज्म में अलग मिलता है। तो सभी के अपने अपने हैं, परंतु हर धर्म आपको यही कहता है कि सत्य उसकी पालना करो। और गांधी कहते हैं कि मेरे लिए तो सत्य ही भगवान है। इसलिए ये कहते हैं कि मैं ऐसी किसी राजनीति के बारे में सोच ही नहीं सकता जिसके अंदर आप अपने धर्म का विचार नहीं करते, जिसके अंदर आप लोगों के भले की नहीं करते। और गांधी जी का ये माना पॉलिटिक्स है क्या? गांधी जी ये कहते थे कि जो पॉलिटिक्स है वो तो एक अल्टीमेट एम है आपका, किस चीज़ को लेकर के? फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। और उनका ये मानना था कि इसी कारण तो मैं मानता हूँ कि मानव के इस धार्मिक कार्य के अंदर, जो धर्म के आधार पर राजनीति होती है, उसके अंदर कहीं पर भी हिंसा, जो बिना न्याय की बातें, ये सारी चीज़ें हमको मिलती नहीं है। तो इसलिए आपको इस प्रकार से ना, लेकिन ये याद रखना है, पॉलिटिक्स विदाउट रिलीजन के अंदर रिलीजन का मतलब जिसको हम संकीर्ण धर्म की अवधारणा में लाते हैं वो नहीं है। और दूसरा, इस पूरे सेंटेंस में आपको फोकस पूरा रिलीजन के ऊपर रखना है, क्योंकि राजनीति एक लाइन में मैंने समझा दिया। पॉलिटिक्स का अल्टीमेट जो गोल होता है वो लोगों का भला करना होता है, समाज का भला करना होता है, बाकी चीज़ें नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न फेस्ड बाय सिविल सर्वेंट इन मॉडर्न डे एडमिनिस्ट्रेशन।
आधुनिक प्रशासन में सिविल सेवकों को किन मानवीय चिंताओं का सामना करना पड़ता है? तो मानवीय चिंताएं कौन सी है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में? तो देखिए, ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न बहुत सारे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट अगर आप एक साइड से लिखना शुरू करें, मैं बताऊं, जो हेल्थ है। मैंने क्यों बताया? आप जानते हैं कि कोविड की गंभीर समस्या से, जो कि एक एपिडेमिक थी, पूरा विश्व परेशान हुआ। तो ये मॉडर्न समय में आज हमारे प्रशासनिक अधिकारियों के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था। आई एम राइट? एग्जाम्पल भी दे दिया। सेकंड, आप लिख सकते हैं कि जो वर्तमान में कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं? एक यूक्रेन और रशिया। दूसरा कन्फ्लिक्ट मेंशन कर सकते हैं आप, हमास, इजराइल। तो इन कन्फ्लिक्ट की वजह से क्या हो रहा है कि मानवता के ऊपर और मानवीयता के ऊपर, दोनों के ऊपर एक खतरा खड़ा हो गया। आप देख सकते हैं ना इन कन्फ्लिक्ट्स में, जैसे ये अगर हम इन दोनों का, मैंने इसलिए लिखा कि रिसेंटली चल रहे हैं, तो वहाँ पे आप देखिए किस प्रकार से मानवता शर्मसार हो रही है। इसके अलावा भी आप कन्फ्लिक्ट लिख सकते हैं, जैसे नस्लवाद की समस्या है। उसके बाद आप ये लिख सकते हैं आतंकवाद की समस्या है। ऐसा नहीं कि भारत ही ग्रसित है, दुनिया के अलग अलग प्रांतों में बहुत सारे लोग हैं इन चीज़ों से परेशान हैं। तो ये भी एक ऐसी समस्या है जिससे कि सिविल सर्वेंट्स को वर्तमान समय के अंदर काफ़ी समस्याएं का झेलना पड़ता है। फिर एक इम्पॉर्टेंट जो क्लाइमेट चेंज के साथ चीज़ जुड़ी हुई है वो है नेचुरल डिजास्टर। कहीं पे फ्लड आ रही है, कहीं सूखा पड़ा है, कहीं तूफान आ रहे हैं, कहीं चक्रवात आ रहे हैं। तो ये जो नेचुरल डिजास्टर है वो क्लाइमेट चेंज के साथ काफ़ी बढ़ गए हैं। तो इनका मैनेजमेंट करना भी आज के सिविल सर्वेंट्स के लिए एक काफ़ी चुनौती हो गया है। क्योंकि हो क्या रहा है, फिर वहाँ पे लोगों को बेसिक चीज़ें नहीं मिलती, उनको खाने की पूर्ति नहीं होती, जल नहीं मिलता, उनको रहने के लिए मकान नहीं मिलता। तो ये सारे के सारे एक तरह से चैलेंजेस हैं। फिर आप इसके अलावा ये भी बोल सकते हैं कि जैसे आप जानते हैं कि एनर्जी का क्राइसिस है। भाई, ऊर्जा की खपत और ऊर्जा की मांग बढ़ रही है, लोगों के पास है नहीं। और ये जिस प्रकार से तापमान में परिवर्तन आ रहा है, तो इन चीज़ों की डिमांड बढ़ गई। तो ये जो एनर्जी के क्राइसिस हैं, इस एनर्जी के क्राइसिस में भी जो हमारे सिविल सर्वक हैं उनके लिए चुनौतियाँ हैं, क्योंकि आपको तो ये बेसिक चीज़ें हैं और ये प्रोवाइड करनी है। इसके अलावा आप जैसे जानते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट एक गंभीर समस्या है, लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा। जब रोज़गार नहीं मिलेगा तो लोग सर्वाइव कैसे करेंगे? और उसके अलावा आप जानते हैं कि पॉवर्टी की जो समस्या है, अनइक्वालिटी है, वो बढ़ रही है। इसके अलावा एक और आप इम्पॉर्टेंट समस्या बता सकते हैं माइग्रेशन की। अब माइग्रेशन कैसा? एक तो ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की, और दूसरा आप माइग्रेशन वो भी बता सकते हो जिसमें एक राज्य से दूसरा, एक स्टेट टू स्टेट, और फिर आप कंट्री टू कंट्री बता सकते हो, जैसे रोहिंग्याज है वो वाला इश्यू, वो भी एक माइग्रेशन का एक राइट है जिसने एक रिफ्यूजी क्राइसिस बना रखे हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट, मैंने मेरे जो दिमाग में आई उसके हिसाब से बताई, ये कुछ इंपॉर्टेंट ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न है, यानी कि ये कुछ मानवीय चिंताएं हैं जो आज के जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनको देखने को मिल रही है। ये काफ़ी चैलेंजिंग्स हैं। तो यही क्वेश्चन की डिमांड थी, जो क्वेश्चन की डिमांड थी उसके हिसाब से मैंने आपको एक आंसर बताया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 18? बोल रहा है इकोनॉमिक जस्टिस सर्व द सोशल जस्टिस। एक्सप्लेन, इसको आपको समझाना है। देखिए, हमारे प्रियम्बल में 3 टाइप का जस्टिस लिखा था, लेकिन ये पेपर पॉलिटी का नहीं है, ये पेपर किसका है? एथिक्स का है। और यस, इकोनॉमिक जस्टिस से पहले हमारी कंट्री के हिसाब से हमको सोशल जस्टिस की आवश्यकता थी और है। और इस सोशल जस्टिस के लिए ही हमने रिजर्वेशन जैसी कुछ चीज़ें लेके आए, अनटचेबिलिटी चीज़ों जैसी चीज़ों को दूर किया, SC, ST और OBC जैसी कम्युनिटीज़ हैं उनको आगे लाने का प्रयास किया। तो ये सोशल जस्टिस का एग्जाम्पल है। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सोशल जस्टिस के साथ जो इकोनॉमिक जस्टिस है वो काफ़ी सुदृढ़ हो रहा है। और यही लिए यहाँ लाइन बोलती है कि इकोनॉमिक जस्टिस सर्व द सोशल जस्टिस। तो इनका ये कहना है कि यदि इकोनॉमिक रूप से लोग सक्षम होंगे तो वो क्या करेंगे, समाज के अंदर जो सोशल जस्टिस की अवधारणा है उसकी पूर्ति कर लेंगे। तो ये काफ़ी हद तक सही है। इसीलिए हमने जैसे इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस हैं उनको क्या किया है, उनको हमने एक बेनिफिट देने का प्रयास किया, जिस बेनिफिट से क्या होगा, उनका सोशल अपलिफ्टमेंट भी होगा। और आप जानते हैं कि जो हमारा पहले एक कास्ट और क्लास, इन दोनों का हम डिवाइड, एक कास्ट बेस्ड सिस्टम हो गया, एक क्लास बेस्ड सिस्टम हो गया। तो हम धीरे धीरे क्या हो रहा है, इस ग्लोबलाइजेशन से, इस इंटरनेशनलाइजेशन की वजह से हम कास्ट बेस्ड सोसाइटी की बजाय हम क्लास बेस्ड सोसाइटी की तरफ बढ़ रहे हैं।
तो क्लास बेस्ड सोसाइटी के अंदर इकोनॉमी का रोल बहुत बड़ा होता है। आपकी आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है ये डिसाइड करेगी आपका कि सोशल स्टेटस कैसा है। तो ये जो चीज़ें हैं, यही इकोनॉमिक जस्टिस ही सोशल जस्टिस के लिए कार्य करेगा। यही बात यहाँ पे कही गई है। इसीलिए हम हमारी आर्थिक प्रणालियों के अंदर सुधार कर रहे हैं। यही चीज़ आपको इसको एक्सप्लेन करना है। आई होप आप यहाँ पे समझ गए होंगे। यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ गए हैं। ये 100 वर्ड्स के हैं और आपके 10 मार्कर हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका जो 10 मार्कर है वो ये बोल रहा है, हाउ विल यू अप्लाई इमोशनल इंटेलिजेंस इन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिस। आप किस प्रकार से भावनात्मक बुद्धि है उसका आप इस्तेमाल प्रशासनिक पद्धतियों में कैसे करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिस के अंदर आप इमोशनल इंटेलिजेंस का कैसे प्रयोग करेंगे। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, सबसे पहले समझिए। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब यही होता है कि आप खुद की भावनाओं को समझते हैं और इसके साथ ही आप सामने वाले की भावनाओं को भी समझते हैं, और इन दोनों की, आपकी और सामने वाले की, इन दोनों की भावनाओं को समझ के आप निर्णय को लेते हैं और उसके क्या प्रोज और कॉन्स होंगे, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उसके बारे में विचार करते हैं। यही इमोशनल इंटेलिजेंस है। खुद की भावनाओं को समझना, सामने वाले की भावनाओं को समझना, इन सभी चीज़ों को समझते हुए एक इफेक्टिव निर्णय लेना, वो क्या है, आपका इमोशनल इंटेलिजेंस है। अब ये बोल रहा है कि आप कैसे अप्लाई करेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस को, किस में, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिस में। अब मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। नंबर 1 बात, आप जानते हैं जो हम प्रशासनिक कार्य करते हैं उसके अंदर हमें अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है। और मैं यहाँ कहूँगा कि सेल्फ अवेयरनेस ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप जितने जानकार होंगे, जितना आप अवेयर होंगे, आप खुद की इमोशंस के बारे में, सामने वाले के इमोशंस के बारे में, उसकी स्ट्रेंथ के बारे में, उसकी वीकनेस के बारे में, इन चीज़ों से आपको एक पावर मिलती है, आपको डिसीजन लेने में हेल्प मिलती है। और यही तो चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। तो एडमिनिस्ट्रेशन में जब आपके पास सेल्फ अवेयरनेस होगी, जिससे आप खुद को और सामने वालों दोनों को समझ सकेंगे, तो ये आपको एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिस में हेल्प करेगी। नंबर 2, आप ये देखिए, आपको स्वयं के ऊपर नियंत्रण करने की आवश्यकता है। और ये नियंत्रण कैसे होगा, इमोशनल इंटेलिजेंस के माध्यम से ही करेंगे। आप क्या करेंगे, आपको एक स्ट्रॉन्ग विल पावर चाहिए। जब आपके पास पावर है डिसीजन लेने की, आप जब प्रशासनिक कार्य करेंगे तो आपको निर्णय लेने हैं। जब आप निर्णय लेने के लिए अंदर आपके पास खुद के पास स्ट्रांग विल पावर है, तो जो आपके निर्णय लिए गए उनके ऊपर आप अडिग रहेंगे, उनके ऊपर सोचेंगे कि क्या प्रोस है, क्या कौन से, किस प्रकार से नुकसान हो सकता है, बेनिफिट हो सकता है। तो ये सारे गुण कहाँ से आए, इमोशनल इंटेलिजेंस के बल पे आए। फिर एक इंपॉर्टेंट गुण होता है इमोशनल इंटेलिजेंस के बेस पे, वो है एम्पैथी का। एम्पैथी मतलब कि आप खुद को किसी दूसरे की समस्याओं के अंदर रख करके, उसकी समस्याओं को फील करके, उसके दर्द को महसूस करते हुए कोई आप अपने एडमिनिस्ट्रेशन में कोई निर्णय लेते हैं। तो ये भी तो एक इमोशनल इंटेलिजेंस का पार्ट है, एम्पैथी, जिसने आपको हेल्प करी किसमें, कोई प्रशासकीय निर्णय लेने में। तो ये कुछ चीज़ें आप इसको ले सकते हैं। इसके अलावा इमोशनल इंटेलिजेंस में जैसे आप जानते हैं कि आप दूसरे की भावनाओं को भी समझते हैं, तो कई बार ये भावनाएं आपको मोटिवेशन का फैक्टर भी ला के देती है। तो मोटिवेशन के फैक्टर से आप अपने प्रशासकीय निर्णय के अंदर हेल्प लेते हैं। तो यही चीज़ें आपको क्वेश्चंस के अंदर पूछी गई है, जिसको आप एलोबरेट कर सकते हैं। मैंने 4-5 ये कंटूर्स बताए हैं, इन कंटूर के बेस पे आप और अच्छे से लिख सकते हैं और कर सकते हैं। और इस प्रकार के क्वेश्चन में 10 मार्कर में आपको डेफिनेटली एग्जाम्पल्स कोट करने हैं। और यहाँ आप कोट कैसे कर सकते हैं इंटेलिजेंस, इसके आप कैसे कर सकते हैं। तो जैसे आप विल पावर के एग्जाम्पल के अंदर जो हमारी किरण बेदी थी, IPS है, जो वर्तमान में रिटायर्ड हो चुकी है, आप उनका एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं। इसके अलावा आपने उनका नाम सुना होगा TR सुब्रमण्यम का, जो IAS अफसर थे। तो वो उन्होंने एक काफ़ी अच्छा रिश्ता बनाया था, किसके साथ, खुद के साथ और अपने एम्प्लॉयज़ के साथ में। तो इससे क्या हुआ, उनको अपने ऑफिस में कार्य करने में काफ़ी हेल्प मिलती थी। जो उनके साथ लोग करते थे वो काफ़ी हेल्थी रहते थे और वो एक्टिवली होकर काम करते थे। तो एक तरह से जो मोटिवेशन का फैक्टर है जो अपने एम्प्लॉयज़ के अंदर बना के रखते थे, तो वहाँ पर आप TR सुब्रमण्यम साहब का, TR सुब्रमण्यम जो कि IAS अफसर थे, इनका एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं। इस प्रकार से n नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स हैं, आप उसको लिंक करना है और लिंक करके उनको कोट करना है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। ओके, ये क्वेश्चन पूछता है कि एथिक्स इन प्राइवेट रिलेशन एंड पब्लिक रिलेशन कंप्लीटली सेपरेट और इंटर रिलेटेड,
एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जाम्पल। ये पूछ रहा है कि जो हमारा एथिक्स है वो निजी संबंधों और सार्वजनिक संबंधों में नैतिकताएं पूर्णतः पृथक है या परस्पर संबंधित है, ये बताएं। तो देखिए हालांकि कहते हैं कि पहले अपने रीजंस लिखने होते हैं, लास्ट में कंक्लूज करना होता है। तो मेरा ये कहना है कि जो निजी और सार्वजनिक संबंध एथिक्स, जैसा आपको मैंने इतने इस पेपर के पूरे कार्यकाल में कहेगा, ये सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं, ये यूनिवर्सल है, विश्व के किसी भी क्षेत्र के अंदर समान रूप से लागू होते हैं, चाहे आपका वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे आपका पब्लिक रिलेशन हो। इन दोनों ही स्थिति के अंदर जो आपके एथिकल स्टैंडर्ड हैं वो कैसे रहेंगे, वो समान रहेंगे। और इसने पूछा भी किसके बारे में, एथिक्स के बारे में। जैसे मैं आपको बता दूं, आपके अंदर ऑनेस्टी का गुण है, आपके अंदर आप ट्रस्टवर्थी हो, तो ये चीज़ें आपके परिवार के अंदर भी लागू होती है और आपके समाज में या आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी लागू होती है। यदि आप ट्रस्टवर्थी हो तो ये तो आपकी जो पर्सनल लाइफ है, आपकी जो पेरेंट्स हैं, आपकी वाइफ है या आपकी जो फैमिली है, उन सभी के साथ आपका ट्रस्ट बना हुआ रहेगा। और यदि आप पब्लिक रिलेशन में बात करोगे तो वहाँ पर भी एक ट्रस्ट होता है, किसके बीच में, एम्प्लॉयज़ के बीच में। तो ये कुछ ऐसे गुण हैं जो दोनों ही जगह हमको दिखाई देते हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे आप जानते हैं कि परिवार में बहुत सारी ऐसे कॉन्फिडेंशियल कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें गुप्त रखनी होती है। तो आप जानते हैं कि परिवार के अंदर भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है। यदि मेरी वार्ता किसी एक से हुई है और उसने अपनी समस्या इसलिए बताई है कि उसने ये माना है कि मैं उसकी बात को समझूंगा और इसे आगे शेयर नहीं करूंगा, तो परिवार में तो ऐसा होता है, हम आपस में एक दूसरे से बात शेयर करते हैं ताकि एक दूसरे से मन हल्का होता रहे और वो उसके ऊपर किसी एक समस्या का भार भी ना बढ़े। परंतु यही चीज़ यदि आप अपने ऑफिस में भी देखेंगे तो ऑफिस में कई बार क्या होता है, आपने कोई मीटिंग हुई और जो कि आप एक उच्च पदाधिकारी हैं तो आपने कुछ उच्च निर्णय लिए और वो निर्णय आपको उन निर्णयों को गोपनीय बनाए रखना है। तो ये जो गोपनीयता का गुण है वो आपके पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही चीज़ों में एक प्रकार से लागू होगा। फिर जैसे आप जानते हैं कि आपके पास एम्पैथी यदि एक एथिकल गुण है ये है, तो ये आपका परिवार में भी लागू होता है और हमारे जो प्रोफेशनल लाइफ है वहाँ भी होता है। फिर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी का गुण ले सकते हैं आप यदि अपने घर में अपनी जिम्मेदारी को सही ढंग से नहीं निभा रहे हैं तो आपसे कैसे अपेक्षा हो सकती है कि आप समाज में आकर के प्रोफेशनल आपके पब्लिक रिलेशन को आपको सही ढंग से निभाएंगे। तो ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति अपने घर में या प्रोफेशनल जगह रिस्पॉन्सिबल होता है वो दोनों ही जगह पर अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही ढंग से निभाता है। तो इस प्रकार से हम लास्ट में आपको ये कोट करना है कि हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी जो पब्लिक लाइफ है और जो हमारी प्रोफेशनल लाइफ है, प्राइवेट रिलेशन और पब्लिक रिलेशन, दोनों ही हम ये नहीं कह सकते कम्प्लीटली सेपरेट है। ये चीज़ें आपस में इंटर रिलेटेड होती है और इसी इंटर रिलेशन को दिखाते हुए आपको ये चीज़ें कोट करनी है और फिर इसके एग्जाम्पल्स आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। जैसा मैंने बताया आपको ऑफिस के बारे में बताया, तो वहाँ आप डिफरेंट एग्जाम्पल जैसे आपको कहीं लगे हों, कहीं पढ़े हों, आप कोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एरिस्टोटेलियन एंड बुद्धिस्ट एथिक्स आर अलाइक फॉर्मली, ईच एडवोकेट्स मॉडरेशन। एरिस्टोटेलियन और बुद्ध दोनों की जो नैतिकता है वो औपचारिक रूप से एक जैसी है और प्रत्येक संयम की वकालत करते हैं। तो आप जानते हैं, मैं एक्सप्लेन कर दूं थोड़ा सा आपको। आप जानते हैं एक सोक्रेटिस थे, फिर आपके प्लेटो थे और फिर आपके एरिस्टोटल। तो ये तीन थे दार्शनिक और दूसरी तरफ आपके बुद्धिज़्म था। यहाँ इसने एरिस्टोटल को और बुद्धिज़्म को कंपेयर किया और ये कह रहा है कि एरिस्टोटेलियन और बौद्ध, इनके दोनों की जो नैतिकता थी वो औपचारिक रूप से एक जैसी थी और दोनों ही प्रत्येक संयम की वकालत करते थे, मॉडरेशन की। यहाँ कहना क्या चाहते हैं, ये बात कर रहे हैं बुद्धिज़्म के हिसाब से मिडल पाथ की, और जो एरिस्टोटल के हिसाब से इसने गोल्डन मीन का जो सिद्धांत दिया था उसकी। देखिए हम वर्च्यूज़ की बात करते थे, आप जानते हैं सोक्रेटिस ने कहा था कि नॉलेज इज़ वर्च्यू, प्लेटो ने उसको और एक्सप्लेन किया, लेकिन एरिस्टोटल ने कहा था कि कुछ गोल्डन मीन होता है, हम एक्सट्रीम नहीं जा सकते और हमें क्या होता है, मॉडरेशन की आवश्यकता उसने अपनी जो एथिकल थ्योरी दी थी उसके अंदर गोल्डन मीन की बात करी थी। तो यहाँ आपको एरिस्टोटल के गोल्डन मीन और बुद्धिज़्म के जो मिडिल पाथ की बात करते हैं। तो बुद्धिज़्म के अंदर आप जानते हैं किस प्रकार से उन्होंने मध्यम मार्ग की जो बात की है,
मझिमा पति पिता की बात की है, उसके बारे में बात की, तो आपको वो उसको एक्सप्लेन करना है। तो ये दोनों ही चीज़ें यहाँ आप किस प्रकार से दोनों को लिंक करके बताते हैं। देखिए, बुद्धिज़्म का भी आखिरी गोल क्या था कि आपको निर्वाण या मोक्ष की प्राप्ति करनी, और निर्वाण को आपको प्राप्त करने के लिए उन्होंने 4 गोल्डन रूल्स दिए थे, किसके? मिडिल पाथ के। उनको यहाँ कोट करना है। और एरिस्टोटल, उनका ये कहना था किसी भी एक्सट्रीम की तरफ जाना हमेशा डेंजरस होता है और हमको हमारे गोल्डन मीन को फॉलो करना होता है। तो इसीलिए उन दोनों ने इसको कंपेयर करके बताया ना। लेकिन बेसिकली आपको इसका ये गुण और बुद्धिज्म का ये गुण दोनों बताना है, और ये बताना है कि चूंकि परिस्थितियां अलग अलग होती है और प्रशासनिक सेवाओं में हम एक्सट्रीम एंड पे नहीं जा सकते, तो इनको बैलेंस करते हुए हमको किसी भी निर्णय को लेके आना है। तो यही एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो इन्होंने बताई, उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं दोनों को। पहले आप इसको कर दें, फिर इसको कर दें, और लास्ट के अंदर अपना एक स्टैंड ले लें। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन होना चाहिए, केस स्टडी थी, और ये केस स्टडी इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा सा इसको ध्यान से सुनिए। यू आर हेडिंग अ रेस्क्यू ऑपरेशन इन एन एरिया अफेक्टेड बाय सेवरल नेचुरल कैलामिटी। मतलब एक प्राकृतिक आपदा आ रखी है और आप उस रेस्क्यू ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं। थाउजेंड ऑफ पीपल आर रेंडर्ड होमलेस एंड डिप्राइव ऑफ फूड, ड्रिंकिंग वाटर एंड बेसिक एम्यूनिटी। मतलब हज़ारों की तादाद में जो लोग हैं, उनको उनकी बेसिक मूलभूत आवश्यकता हैं वो नहीं मिल रही है। रेस्क्यू वर्क है वो आप जिसे आप लीड कर रहे थे वो डिस्टर्ब हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ पे हैवी बारिश हुई और जो सप्लाई रूट था उसको भी नुकसान पहुँचे। अब हुआ क्या? द लोकल पीपल आर सीथिंग विद एंगर अगेंस्ट द डिलेड लिमिटेड रेस्क्यू ऑपरेशन। अब हुआ क्या? चूंकि आपका रेस्क्यू ऑपरेशन इस बारिश की वजह से परेशान हो गया, जिससे आपकी सप्लाई रूट डिस्टर्ब हो गए, और इससे क्या, जो लोकल लोग थे जो वेट कर रहे थे, उनके पास उनके रेस्क्यू ऑपरेशन में डिले होने लग गया, चीज़ें नहीं पहुंचने लगी और वो गुस्सा होने लगे। व्हेन योर टीम रीचेज द अफेक्टेड एरिया, जब आपकी टीम वहाँ पहुँचती है, तो पीपल देयर हैकल एंड इवन असर्ट सम ऑफ योर टीम मेंबर्स। तो वो मेरी टीम के सदस्यों के ऊपर अटैक करते हैं या उनको परेशान करते हैं। वन ऑफ योर टीम मेंबर्स इज इवन सीवियरली इंजर्ड। तो मेरा एक जो टीम का सदस्य है वो भी सीवियरली इंजर्ड है। फेस विद दिस क्राइसिस सम टीम मेंबर्स प्लेड विथ यू टू कॉल ऑफ द ऑपरेशन फीयरिंग थ्रेट टू लाइफ। तो कुछ मेरे जो टीम के सदस्य हैं वो अपनी जान का खतरे को भांपते हुए मुझे कहते हैं कि ये आप कार्य बंद कर दें। इन सच सर्कमस्टांसिस व्हाट विल बी योर रिस्पॉन्स? एग्जामाइन द क्वालिटीज ऑफ पब्लिक सर्वेंट विच विल बी रिक्वायर्ड टू मैनेज द सिचुएशन। यहाँ पे नंबर एक बात, एक आपसे रेस्पॉन्स पूछा है, दूसरा आपसे पूछा है कि आप क्वालिटीज़ बताइए जिससे आप इस प्रकार की सिचुएशन को मैनेज कर सकें। काफ़ी अच्छी केस स्टडी है, हालांकि आरपीएससी में भी रिसेंटली नहीं पूछी गई है, फिर भी हमारे सिलेबस में है, तो हो सकता है आ जाए। सबसे पहले आप ये देखिए इसके अंदर स्टेक होल्डर्स कौन कौन है। तो स्टेक होल्डर्स कौन कौन है? स्टेक होल्डर आप देखिए, एक तो हज़ारों की तादाद में जनसंख्या है, लोग हैं जो रेस्क्यू ऑपरेशन जिनके लिए हम चलाया गया है। उसके बाद मेरी टीम है, इसके बाद लोकल अथॉरिटीज़ हैं, इसके साथ ही साथ जो हमारा टीम के साथ लोकल्स हो गए, ये अथॉरिटीज़, ये 3-4 इसके स्टेक होल्डर्स हो गए। अफेक्टेड पॉपुलेशन हो गए, मेरी टीम के मेंबर्स हो गए, और उसके बाद जैसे हम गवर्नमेंट के पार्ट हैं तो हम हो गए, ये एक स्टेक होल्डर्स हो गए। अब इसने पूछा क्या था आपसे? इसने पूछा आपका रेस्पॉन्स क्या होगा। आपको सिचुएशन मालूम चल गई कि रेस्क्यू ऑपरेशन को मैं लीड कर रहा हूँ, और क्यों किया? नेचुरल कैलामिटी थी, हज़ारों की लोग हैं, उनको बेसिक चीज़ें नहीं मिल पा रही है। तो क्या हुआ? दोबारा बारिश हुई, हमारे सप्लाई रूट थे वो बंद हो गए, लोग परेशान हुए, और लोगों ने मेरी टीम के ऊपर अटैक भी किया, उसमें से एक सीवियरली इंजर्ड हो गया, और मेरे जो लोग हैं वो रेस्क्यू ऑपरेशन बंद करने के लिए बात कर रहे हैं। नंबर 1, सबसे पहले हम जानते हैं कि नेचुरल कैलामिटी एक डिज़ास्टर है, और डिज़ास्टर की स्थिति में लोग परेशान होते हैं। तो यहाँ पे चूँकि हज़ारों की संख्याओं में लोगों के जीवन का सवाल है, और ये मेरी एक मौलिक ड्यूटी बनती है एज ए सिविल सर्वेंट, मुझे उनको वहाँ से सही सलामत निकालना है और उनकी बेसिक नीड्स को पूर्ति करनी है। सबसे पहले मैं अपनी टीम को समझाऊंगा, टीम को मैनेज करूंगा, और टीम के अंदर एक कॉन्फिडेंस लेके आऊँगा कि इस प्रकार के कार्यों में इस प्रकार की घटनाएँ हो जाती हैं, और रेस्क्यू ऑपरेशन को विदाउट एनी डिले वी विल कंटिन्यू। जो हमारे सप्लाई रूट डिस्टर्ब हुए हैं उनको हम इमीडिएटली, जो हमें असिस्टेंस चाहिए होगा लोकल लेकर के, हम उनको एक्टिव करेंगे। उसके बाद जो लोग हैं, हज़ारों की तादाद में लोग हैं, तो हमें उसमें से कुछ ग्रुप्स के लीडर्स बनाने होंगे, और उनको हमें हमारे साथ प्रैक्टिकली इन्वॉल्व करना होगा, और उन्हें समझाना होगा मानसिक रूप से कि इस प्रकार की समस्याओं में समय लग सकता है, परंतु हमें धैर्य रखना होगा,
और जो बच्चे हैं, जो औरतें हैं, जिनको सबसे पहले नीड्स हैं उनकी हम पूर्ति करेंगे, उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था करेंगे। और जो मेरी टीम का जो मेंबर है वो इंजर्ड हो गया था, उसे हम इमीडिएटली मेडिकल रिलीफ सर्विसेज है वो प्रोवाइड करेंगे। ये तो हो गया हमारा कोर्स ऑफ एक्शन। फिर पूछा है कि आप एग्जामिन द क्वालिटीज ऑफ पब्लिक सर्वेंट विच विल बी रिक्वायर्ड टू मैनेज द सिचुएशन। ऐसे कौन से गुण हैं जो आपको इस सिचुएशन में चाहिए होंगे। सबसे पहले मेरा कहना है कि एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप चाहिए यहाँ पे, अदरवाइज तो आप चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाओगे। फिर दूसरा, चूंकि आपको लोगों के साथ संवाद करना चाहिए तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल है वो स्ट्रांग होनी चाहिए, तो बेटर कम्युनिकेशन स्किल चाहिए। फिर यहाँ पे एम्पैथी और सिंपैथी जैसे गुण, उन दोनों की आवश्यकता है लीडर के अंदर। फिर आपका मैनेजमेंट बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए ताकि इस प्रकार की समस्याओं को आप झेल सकें। फिर आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए कि आप प्रेशर को हैंडल कर सकें, जो कि एक लीडर के अंदर होती ही है। तो प्रेशर हैंडल करने लायक आपकी पर्सनैलिटी होनी चाहिए, या जो भी लीडर है वो होनी चाहिए। उसके बाद आप एक टीम के लिए अच्छे मोटिवेटर होने चाहिए, तो वो भी एक अच्छा लीडर होता है, उसके अंदर होती है। तो इस प्रकार के गुण हमें इस लीडर में चाहिए ताकि वो एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन बना के लोगों का हेल्प कर सके। इसी तरीके से आपको आंसर्स लिखने होते हैं। तो आई होप आपको क्वेश्चंस जो हमने किए वो सारे क्वेश्चंस कर लिए और आपको समझ में आ गए होंगे। तो ये हमारा GS2 का पेपर था, हमने कम्प्लीटली काफ़ी लेंथी सेशन था और इसके अंदर जो भी हमारे क्वेश्चंस थे हमने वो टैकल किए। आई होप इस दर आपके बाद भी कोई अगर डाउट होता तो पूछ लें। और दूसरा, जैसा मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जो 1-on-1 इंटरेक्टिव सेशन है हमारा, उस 1-on-1 इंटरेक्टिव सेशन के अंदर आपके और भी कोई पर्सनल डाउट्स होते हैं तो उसको आप वहाँ पे जाके उसको पूछें। फैकल्टी मेम्बर्स हमारे आपको उसको अच्छे तरीके से समझाएंगे, जिसका आप लोगों को काफ़ी पॉजिटिवली बेनिफिट मिला है, जो हमें फीडबैक मिला उसके हिसाब से। और इसके साथ ही जो GS1 की टेस्ट सीरीज़ है वो भी हमने ऑलरेडी लॉन्च कर दी है। जैसा रिक्वेस्टेड था कि इकॉनमी वाला सेक्शन पहले लाएं, तो हम वो लेके आ चुके हैं। और GS2 के अंदर भी जो काफ़ी बाकी टेस्ट बचे हैं उसको आप पॉजिटिवली दें। अगर अभी भी किसी को लगता है कि वो ऐड होना चाहता, जुड़ना चाहता है और देना चाहता है, तो यू आर मोस्ट वेलकम। इसी के साथ आज का सेशन क्लोज करते हैं। आई होप इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। कोई भी डाउट है प्लीज़ कमेंट ऑन आवर टेलीग्राम चैनल, दैट इज़ द मेडेनियन अकेडमी, और you can text or mail us. Thank you so much.